आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। और सबसे पहले तो हम यूरोप को समझते हैं, उसके बाद फिर हम राष्ट्रवाद को समझेंगे। आप इस पूरे विश्व के मानचित्र पर देख सकते हैं कि आपका भारत देश यहाँ पे है, जो एशिया महादेश का एक देश है। ठीक इसी एशिया के बगल में यहाँ पे यूरोप महादेश है। इसमें बहुत सारे देश है और इन्हीं में से कुछ देशों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं अभी। देखिए, यूरोप तो आप समझ गए। अगला शब्द है राष्ट्रवाद। इसका मतलब होता है राष्ट्र या अपने देश के प्रति अटूट प्यार की भावना। ठीक है, देखिए राष्ट्रवाद को थोड़ा और अच्छे से समझिए। हमारा जो भारत देश है, जो आज का हमारा भारत देश, यह पहले ऐसा नहीं था, यह टुकड़ों में बटा हुआ था। इधर देखिए हमारा बिहार बंगाल के क्षेत्र में था, ठीक है। इधर अवध का शासन था, इधर सिखों का शासन था, इधर राजपूतों का शासन था। देखिए इस तरफ मराठा का शासन था, ठीक। इधर निजामों का शासन था और इधर मैसूर का शासन था। मतलब ये छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पे सभी राज्य बटे हुए थे। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से जितने भी छोटे छोटे राज्य थे, टुकड़ों में बटे हुए थे, उन सभी को उन्होंने क्या किया, मिलाया और हमारा एक भारत देश, इतना बड़ा भारत देश हमारा आज जो दिख रहा है, वो अस्तित्व में आया। अगर हम टुकड़ों में बटे होते तो विश्व के मानचित्र पर हमारे भारत देश का नामो निशान नहीं होता। ठीक, हम सभी जुड़ गए, जिस कारण से हमारा एक देश बन गया और आज विश्व में हमारे देश का नाम चलता है। ठीक उसी प्रकार इसी एशिया महादेश के जस्ट बगल में यूरोप महादेश है और इस यूरोप महादेश में बहुत सारे देश है। जैसे देखिए यहाँ पे फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है इत्यादि। ये सभी देश छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, यूरोप के इन सभी देशों के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागी और धीरे धीरे बहुत सारे ये सब जो भी आप देश देख रहे हैं, इन सभी का नाम आया। ठीक है, और यूरोप के मानचित्र में ये सभी देश आज स्थित हैं। चलिए तो हम देखते हैं आज के इस अध्याय में हम लोग किस किस देश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यूरोप का एक फ्रांस है देश, ठीक है। फ्रांस की राजक्रांति के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखिए इटली का एकीकरण देखेंगे, इटली कैसे एकीकरण हुआ, इटली देश कैसे बना। फिर उसके बाद देखिए अगला है आपका जर्मनी का एकीकरण, इसको भी समझेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे यूनान में राष्ट्रीयता का उदय, इसको भी जानेंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे हंगरी है, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पोलैंड है और यहाँ पे बोहेमिया है। तो इस तरह से इस यूरोप महादेश में हम लोग कुल 7 देशों में राष्ट्रवाद के उदय को समझने वाले हैं, जिसमें आपका पहला है फ्रांस, यहाँ पे है देखिए, इटली है यहाँ पे, जर्मनी यहाँ पे है, चौथा यूनान देखिए यहाँ पे है, जिसका आज का नाम एथेंस है, इसका राजधानी ग्रीस है, पहले इसका नाम यूनान था। इसके बाद अगला है हंगरी, देखिए यहाँ पे हंगरी है, इसका राजधानी बुडापेस्ट है। इसके बाद है पोलैंड, देखिए यहाँ पे है, इसका राजधानी वार्सा है। और लास्ट वाला है बोहेमिया, देखिए ये जो चेक रिपब्लिक है, इसी का नाम पहले बोहेमिया था, ठीक है। इसका राजधानी पराग्वे है। ठीक, तो इस तरह से इस कुल 7 देशों में हम लोग राष्ट्रवाद के उदय को अभी समझने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने अध्याय को। अध्याय शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि आप अपने साथ कॉपी और कलम लेकर जरूर बैठें, ताकि जो भी बीच बीच में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको आप अपने कॉपी में लिखते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आप खुद से इस अध्याय को पढ़ेंगे तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वीडियो देखने के बाद आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 7 देशों का जो राज्य क्रांति है, जो राष्ट्रवाद का उदय है 7 देशों में कैसे हुआ, आपको एकदम आसानी से सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मैं वीडियो ऐसे ही नहीं बना रहा हूँ, पिछले 2 दिनों से मैं इसके तथ्यों को जुटाने में लगा हूँ, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए पहला लाइन जो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था, परंतु 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप में प्रकट हुआ। ठीक है, प्रकट हुई। तो सबसे पहले यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ वह कहाँ हुआ, फ्रांस में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम फ्रांस की राजक्रांति के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हुआ, कैसे फ्रांस एक देश बना। सबसे पहले तो आप यहाँ देखिए, यह पूरे विश्व का मानचित्र है। ठीक है, और इस पूरे विश्व के मानचित्र में आपका यूरोप महादेश यहाँ पे है। इसको अगर थोड़ा सा जूम करेंगे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है आपका फ्रांस देश। ठीक है, और सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी यहाँ पे 1776 में राष्ट्रवादी स्वतंत्रता संग्राम का शुरुआत हुआ था। यह तो आपको पता है, अगर 9वीं कक्षा में पढ़े होंगे तो। ठीक, अब देखिए जब यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो फ्रांस के सैनिकों ने यहाँ आके इनका सहयोग किया था। ठीक, चूंकि फ्रांस के सैनिकों ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग किया था, अतः यहाँ से लौटने के बाद ये सैनिक अपने देश में जनता का साथ दिया और 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई। ठीक, मतलब ये सैनिक जब यहाँ इस देश को आज़ाद करा सकते थे, फिर यहाँ पर आने के बाद वे सोचे कि जब हम दूसरे देश को आज़ाद करा सकते हैं तो हम अपने देश में ये जो निरंकुश शासन चल रहा है उसको हम क्यों नहीं हटा सकते हैं। ठीक, देखिए हमारा सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि फ्रांस में जो क्रांति हुई उसके मुख्य कारण क्या थे। ठीक है, किस लिए क्रांति हुई, तो उसका सबसे पहला जो कारण है वह है राजतंत्रात्मक शासन। कहने का मतलब फ्रांस में राजाओं का शासन था। ठीक, इसमें पहला बिंदु है जिसमें राजा का बेटा राजा बनता था, चाहे वो कितना भी अनपढ़ क्यों ना हो, कितना भी बेकार क्यों ना हो, राजा का बेटा राजा बन जाता था पूरे देश का। दूसरा है वह अयोग्य होता था तो भी राजा बन जाता था। ठीक है, तीसरा है निरंकुश होता था, मतलब उसके अपने ऊपर कोई अंकुश नहीं होता था, उसको जो मन आता था वही करता था। ठीक, अगला है खुद ऐशो आराम भोग विलास का जीवन जीता था। ठीक, और पांचवा है जनता के दुख से उसको कोई मतलब नहीं होता था। देखिए अगला जो प्रमुख कारण है वह है फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन था। ठीक है, राजाओं का शासन था ही, तो कौन से वंश का शासन था, तो बुर्बो राजवंश का। इसमें लुई 13वां का बेटा लुई 14वां, इसका बेटा लुई 15वां, इसका बेटा लुई 16वां, इस तरह से राजा का बेटा राजा शासन करते आ रहा था। ठीक, लुई 14वां कहता था कि मैं ही राज्य हूँ, लुई 15वां को लगता था कि मैं ही भगवान हूँ, और लुई 16वां जो था वह फिजूल खर्ची में एकदम व्यस्त था और एकदम से निरंकुश था, उसको अपने शासन पे कोई अंकुश नहीं था, जो मन आता था वही करता था। ठीक है, और बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची भी कर रहा था। इस लुई 16वां की जो पत्नी थी उसका नाम मैरी एंटोनियट था। ठीक है, यह काफ़ी फिजूल खर्ची थी और सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप करती थी। कहने का मतलब है कि यहाँ के जो राजा थे उनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था, उनको जो मन में आ रहा था वही कर रहे थे। ठीक,
फ्रांस की राज्य क्रांति का जो तीसरा कारण था वह आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग करने से फ्रांस कर्ज में डूब गया था एकदम। ठीक है, देखिए अगला कारण है कि संसदीय संस्था फ्रांस में एक थी जिसका नाम था स्टेट्स जनरल। यहाँ क्या होता था, लोगों के हित में कानून बनता था। कहाँ पे? स्टेट्स जनरल में। लेकिन यह सिर्फ नाम का था। ठीक है, 175 वर्षों से कोई भी बैठक वहाँ पे नहीं हुआ था उस स्टेट्स जनरल में फ्रांस के। ठीक, अगला है कारण, फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला स्टेट जो था वह पादरी लोग के लिए था, यानी जैसे हमारे हिंदू धर्म में पंडित जी होते हैं, मुस्लिम में मौलवी लोग होते हैं, वैसे ही ईसाई धर्म में पादरी लोग होते थे, वे प्रथम स्टेट में थे। और द्वितीय स्टेट में कुलीन लोग थे जो प्रशासन का कार्य देखते थे, है ना, राजाओं महाराजाओं के मंत्री महामंत्री ये लोग थे। ठीक, और तृतीय स्टेट में वहाँ की आम जनता थी। और सबसे रोचक बात यह था कि जितना भी टैक्स था वह सब तृतीय स्टेट के लोग ही भरते थे, और बाकी ये दोनों स्टेट के लोग जो थे इनको कोई भी टैक्स नहीं देना होता था, इनको बहुत सारे सुविधाएं इनको प्राप्त था। ठीक, तो इस तरह से तृतीय स्टेट के जो लोग थे वहाँ फ्रांस में, ये लोग काफ़ी परेशान थे और इन लोगों के चंगुल से छुटकारा पाना चाह रहे थे। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि किस तरह से इसको दर्शाया गया है कि तृतीय स्टेट के जो लोग हैं वो प्रथम और द्वितीय स्टेट को अपने कंधे पर उठाए हुए हैं। कहने का मतलब कि फ्रांस का जो भी खर्चा था उसका टैक्स के रूप में तृतीय स्टेट के लोग ही भरते थे, और प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग जो थे उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब देखिए, अब इतने सारी समस्याओं से फ्रांस जूझ रहा है। एक बार ऐसा होता है कि फ्रांस में पैसों की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, सरकार के पास पैसा ही नहीं रहता है। तो राजा के जो अर्थशास्त्री होते हैं वे राजा को समझाते हैं कि आप टैक्स तो सिर्फ तृतीय स्टेट के लोगों से लेते हैं, आप क्या करें, टैक्स जो है वह प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों से भी टैक्स वसूले, तो आपका धन ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। ठीक, तो राजा क्या करता है, 5 मई 1789 को लुई 16वां ने 175 वर्षों के बाद स्टेट जनरल का बैठक बुलाता है। ठीक, चूंकि पैसे की बहुत कमी थी और बैठक बुलाकर ही राजा प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों को यह बात कह सकता था, इसलिए 175 वर्षों के बाद स्टेट जनरल का बैठक बुलाया गया। ठीक, तो उस बैठक में क्या हुआ, मतदान के मुद्दे पर प्रथम द्वितीय तथा तृतीय स्टेट के लोगों में विवाद हो गया। ठीक, कहने का मतलब है कि तृतीय स्टेट के लोग चूंकि ज़्यादा थे, ठीक है, और ज़्यादा होने के बावजूद भी उनका जो मत था वह कम होता था, और ये लोग प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग कम होने के बावजूद भी इनका मत का जो गिनती है वह ज़्यादा होता था। इस तरह का व्यवस्था था। आप 9th क्लास वाले वीडियो में देखेंगे फ्रांस की राजक्रांति में, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो कुल मिला के मतदान के मुद्दे पर इन दोनों में बहस हो गया। ठीक, इसके बाद तृतीय स्टेट के लोगों ने उस सभा के पास ही टेनिस कोर्ट में अपना अलग सभा बना लिया और उसका नाम नेशनल असेंबली रख दिया। तृतीय स्टेट के जो लोग थे वह क्या हुए, वहाँ से निकल गए, कहे कि जाओ हम तुम्हारा बात नहीं मानेंगे, हमारा अलग असेंबली होगा। ठीक, और उसके जस्ट बगल में ही टेनिस कोर्ट था, टेनिस का खेल का मैदान था, उसी में तृतीय स्टेट के सारे लोग एकत्रित हो गए और उन्होंने एक अपना नया सभा बना दिया कि फ्रांस का एक नया सभा है यह, और उसका नाम क्या रख दिया, नेशनल असेंबली रख दिया। ठीक, अब देखिए, अब जब ऐसा किया तो फ्रांस का जो राजा था लुई 16वां वह काफ़ी गुस्सा हो गया। ठीक, तृतीय स्टेट के जितने भी क्रांतिकारी लोग थे उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। ठीक है, तो 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने शस्त्रों को हथियाने और कैदियों को छुड़ाने के लिए बास्टिल का जो किला था उसका दीवार तोड़ दिया। ठीक, जितना भी क्रांतिकारी लोग था उस सबको पकड़ के किस जेल में डाला था, इसी बास्टिल के किले में उसको रखा हुआ था, और इस किले में बहुत सारा शस्त्र भी था। ठीक, तो जितने भी तृतीय स्टेट के लोग जो क्रांतिकारी जो बन गए थे उन्होंने 14 जुलाई 1789 को क्या किया, उस किले को ढहा दिया। ठीक, अतः उस दिन से ही प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 14 जुलाई को। ठीक है, किस लिए, 14 जुलाई 1789 को इन लोगों ने बास्टिल का जो किला है उसका दीवार तोड़ा था, इसी के खुशी में। अब देखिए, फ्रांस यहीं पे स्वतंत्र अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, अभी स्वतंत्र नहीं हो रहा है। अब देखिए आगे क्या रहा, 1791 में जनता के हित वाली जो नया संविधान है वह बनाने का काम किसको दे दिया गया, व्यवस्थापिका सभा को दे दिया गया। ठीक है, व्यवस्थापिका सभा अर्थात नेशनल कन्वेंशन का प्रथम अधिवेशन 21 सितंबर 1792 को हुआ और 21 जुलाई 1793 को लुई 16वां पर मुकदमा चलाकर उसे फांसी की सजा दे दी गई। ठीक, लुई 16वां फांसी की सजा मिल गया उसको, मर गया। राजशाही जो राजतंत्र था वहाँ पे खत्म हो गया, राजाओं का शासन खत्म हो गया। अब देखिए 1793 में वहाँ का जो राजा है लुई 16वां उसको फांसी की सजा दे दिया जा रहा है। यहीं पे मैटर खत्म नहीं हो रहा है। 1794 में फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन आरंभ होता है। ठीक है, यह डायरेक्टरी क्या है, या आपको 9th क्लास वाले जो चैप्टर है फ्रांस की क्रांति उसमें आपको समझ में आ जाएगा अगर आप उसको पढ़ेंगे तो मतलब 1794 में फ्रांस में कैसा शासन स्टार्ट हो रहा है, डायरेक्टरी का शासन। ठीक, और 1799 में नेपोलियन इसका अंत करके फ्रांस का प्रथम काउंसिल बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है फ्रांस में कौन, नेपोलियन, यह महान सेनापति था। ठीक है, देखिए 1814 ईस्वी में नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। कब, 1814 में। देखिए नेपोलियन, इसका पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट था। इसका जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ था। उसके पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था और वह इतिहास का सबसे महान सेनापति हुआ जिसने धीरे धीरे पूरे यूरोप को अपने फ्रांस के कब्जे में ले लिया। कहने का मतलब है कि यह जो नेपोलियन बोनापार्ट था यह धीरे धीरे अपने फ्रांस का जो साम्राज्य है उसको विस्तार करते हुए यूरोप के बहुत सारे देशों को हथिया लिया। जैसे हिटलर किया था वैसे ही नेपोलियन ने क्या किया, बहुत सारे देशों को अपने अंडर में कर लिया। अब देखिए यहाँ मैटर ये है कि नेपोलियन सिर्फ सारे देशों को हथियाया ही नहीं, यूरोप के बहुत सारे देशों पर कब्जा ही नहीं जमाया, बल्कि अपने देश के लिए बहुत अच्छा भी काम किया। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं कि यह जो नेपोलियन है यह कब तक फ्रांस में टिकता है। ठीक है, तो आपने अभी देखा ही है कि नेपोलियन जो है यह यूरोप के बहुत सारे देशों के क्षेत्रों को अपने अंडर में कब्जे में कर लेता है। ठीक, 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध, कौन सा युद्ध, वाटरलू का युद्ध, ध्यान दीजिएगा, वाटरलू का युद्ध, जिसमें फ्रांस एक तरफ था, अकेला था, और दूसरी तरफ ब्रिटेन, रूस, प्रूसा, ऑस्ट्रिया तथा हंगरी दूसरी तरफ थे।
ठीक है। चूंकि देखिए फ्रांस जो है यह इन्हीं सब देशों के क्षेत्रों को हथिया लिया था और इसके अलावा भी यूरोप के बहुत सारे क्षेत्रों को क्या कर लिया था, अपने अंडर में कर लिया था। तो ये सभी जो देश थे ये फ्रांस से काफ़ी गुस्सा थे और ये सभी आपस में दोस्ती कर लिए थे, ठीक है। और इन सभी ने मिलकर क्या किया, फ्रांस के साथ युद्ध कर लिया। इसी युद्ध का नाम था वाटरलू का युद्ध। देखिए इस वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बुरी तरह हार जाता है, बुरी तरह पराजित हो जाता है, ठीक। हारने के बाद नेपोलियन को कैदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया जाता है, जहाँ 52 वर्ष की उम्र में 1821 में उसकी मृत्यु हो गई, ठीक। नेपोलियन खत्म। अब ध्यान दीजिए, जब नेपोलियन मर गया होगा तो ये बाकी सब देश है फ्रांस को वैसा ही थोड़ी छोड़ा होगा, ठीक। तो देखिए क्या हो रहा है, 1815 में यूरोप की विजय शक्तियों ने मिलकर, मतलब ये जो देश थे ये सभी जो लड़ाई कर रहे थे इन सभी ने मिलकर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन किया, जो वियना कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। देख सकते हैं यूरोप के नक्शे पे यहीं पे है वियना, ऑस्ट्रिया, ठीक है। इसी का राजधानी है वियना और यहीं पे ये संधि होता है। तो ध्यान दीजिए, वाटरलू के युद्ध के समाप्ति के बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में जो सम्मेलन हुआ उसको किस नाम से जाना गया, वियना कांग्रेस के नाम से। कब हुआ था, 1815 में वाटरलू के युद्ध की समाप्ति पर, ठीक है। इस सम्मेलन में यूरोप के मानचित्र को पुनः व्यवस्थित किया गया, जिसे नेपोलियन ने अपने युद्धों से उलट पुलट दिया था। आपको तो पता ही है, नेपोलियन जो फ्रांस का शासक था उसने क्या किया था, अपने आसपास के सभी क्षेत्रों को जीत लिया था, अपने अंडर में कर लिया था। तो जब नेपोलियन हारा तो जिस जिस देश का जो क्षेत्र था उसको वापस बांट दिया गया इसी वियना कांग्रेस में, ठीक है। यानी यूरोप का जो मानचित्र था उसको फिर से व्यवस्थित किया गया। अगला बिंदु है कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख कर रहे थे, क्योंकि नेपोलियन को हराने में उनकी प्रमुख भूमिका थी, ठीक है। किनकी प्रमुख भूमिका थी, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख की, ठीक है। इसलिए ये इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे। अब देखिए फ्रांस में वाटरलू का युद्ध होता है और नेपोलियन हार जाता है। उसके बाद वियना कांग्रेस होता है, ठीक है। उसके बाद फ्रांस का क्या हाल होता है उसको समझते हैं। तो देखिए वियना कांग्रेस के बाद फ्रांस में फिर से राजतंत्र का स्थापना हुआ और बुर्बो राजवंश का लुई 18वां फ्रांस का राजा बन गया। ध्यान दीजिए, आप पहले पढ़ चुके हैं कि फ्रांस में पहले इसी बुर्बो राजवंश का शासन था और लुई 13वां 14वां 15वां कितना निरंकुश और कितना फिजूल खर्ची वाला शासक था, ठीक है। और इतना कुछ होने के बाद फिर से उसी बुर्बो राजवंश का लुई 18वां, उसी का संतान, उसी का वंशज क्या बन जा रहा है, राजा बन जा रहा है, ठीक। इसके खत्म होने के बाद, इसके हटने के बाद फिर से 1824 में चार्ल्स एक्स फ्रांस का राजा बना, जो वह भी एक निरंकुश शासक था, ठीक है। यह भी बुर्बो राजवंश का ही शासक था, ठीक। उसने पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया, जिसने फिर से समाज को बांटकर अभिजात वर्ग को विशेषाधिकार देने का प्रयास किया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझना है कि जब 1824 में चार्ल्स एक्स फ्रांस का राजा बनता है तो यह एक प्रधानमंत्री अपने राज्य में एक प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, किसको, पोलिगनेक को, ठीक है। और यह जो पोलिगनेक है यह जैसे ही प्रधानमंत्री बनता है फ्रांस का, वैसे ही यह क्या करता है, समाज को फिर से बांटने लगता है। जैसे फ्रांस का समाज पहले आप पढ़े हैं कि 3 वर्गों में बटा हुआ था, ठीक, वैसे ही यह समाज को क्या करता है, बांटने लगता है और अभिजात वर्ग को विशेषाधिकार देने का प्रयास करता है, ठीक है। यानी जो प्रथम स्टेट द्वितीय स्टेट के लोग थे उनको फिर से यह विशेषाधिकार देने का प्रयास करता है और फिर से सारा टैक्स का जो बोझ है वह तृतीय स्टेट के लोगों पर थोपने का प्रयास करता है। अब बस इसी के विरोध में क्या हो रहा है, 1830 में फिर से फ्रांस में क्या हो जाता है, फिर से गृह युद्ध हो जाता है, ठीक। फिर से फ्रांस में गृह युद्ध हुआ, कब, 1830 में। इसके बारे में कितना पढ़ना है। और चार्ल्स एक्स जो है वह भाग गया और बुर्बो राजवंश का अंत हो गया। यह चार्ल्स एक्स गृह युद्ध होने के बाद देखा कि अब मेरा जान खतरे में है, तो वहाँ से इंग्लैंड भाग जाता है फ्रांस से, ठीक है। और यहीं पे बुर्बो राजवंश का फ्रांस में अंत हो जाता है, ठीक। तो अब देखिए, जब अब बुर्बो राजवंश का खत्म हो जा वहाँ पे अंत हो जाता है, तो अब वहाँ पे कौन सा शासक आता है, अब फ्रांस का क्या हाल होता है इसको समझते हैं। तो देखिए 1830 में बुर्बो राजवंश के स्थान पर फ्रांस के सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त करके ऑर्लियंस वंश का लुई फिलिप राजा बनता है, ठीक है। यह ऑर्लियंस वंश का होता है कौन, लुई फिलिप। यही लुई फिलिप अब फ्रांस का राजा बनता है, कब, 1830 में। इसको आप याद रखें, कब, 1830 में। देखिए यह जो लुई फिलिप जब राजा बनता है तो यह पूरे फ्रांस के लोगों का समर्थन प्राप्त करके राजा बनता है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, जिस समय यह लुई फिलिप राजा बना उस समय फ्रांस में 2 तरह के विचार वाले लोग थे, ठीक है। पहला था प्रगतिवादी, जो क्रांति के बाद सुधार चाहते थे, ठीक है। और दूसरे थे प्रतिक्रियावादी, जो सुधार को आवश्यक नहीं समझते थे। वे चाहते थे कि जो राजवंश के शासन में जो नियम कानून था वही नियम कानून चलता रहे। लेकिन यह जो प्रगतिवादी थे ये लोग नया नया सुधार चाहते थे, ठीक है। और ये दोनों तरह के विचार फ्रांस में फल फूल रहे थे, ठीक है। प्रतिक्रियावादी में मुख्य रूप से वे लोग थे जो विशेषाधिकार प्राप्त लोग थे, यानी प्रथम द्वितीय स्टेट के लोग थे, ठीक है, जो नहीं चाहते थे कि उनका जो स्थिति है वो खराब हो, ठीक। और प्रगतिवादी में तृतीय स्टेट के लोग थे मुख्यतः, ठीक। अब देखिए यह जो राजा था राजा लुई फिलिप ने इन दोनों को एक साथ करने के प्रयास से मध्यम वर्गीय नीति अपनाई, ठीक है। राजा जो थे लुई फिलिप ये नहीं चाहते थे कि दोनों में से कोई उनके विरोधी हो, वे दोनों को एक साथ लेकर चलना चाहते थे, ठीक। इसीलिए इन्होंने कौन सी नीति अपनाई, मध्यम वर्गीय नीति अपनाई। यहाँ पे किताब में भी है, ठीक है। आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप किताब पढ़ेंगे तो, यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। इस दोनों को एक साथ करने का जो नीति था वही मध्यम वर्गीय नीति था, ठीक। तो इसी नीति को उसने अपनाया और अपने विरोधियों को खुश करने के लिए 1840 में प्रतिक्रियावादी गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। अब ध्यान दीजिए, फ्रांस का जो राजा है लुई फिलिप यह किसको प्रधानमंत्री बना दे रहा है, गीजो को, ठीक है। और यह गीजो कैसा प्रधानमंत्री है, प्रतिक्रियावादी, ठीक है। यही प्रतिक्रियावादी जो सुधार को आवश्यक नहीं समझते थे,
ठीक। तो इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे लोगों में लुई फिलिप के प्रति विश्वास भंग होने लगा और क्रांति तथा गृह युद्ध के कारण 24 फरवरी 1848 को लुई फिलिप गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। ठीक, मतलब लुई फिलिप फ्रांस के सभी लोगों का प्रिय था, लेकिन यह काम करने के बाद यानी गीजो को जब जैसे ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया उसके बाद फिर से वहाँ पे गृह युद्ध होने लगे और अंततः 24 फरवरी 1848 को लुई फिलिप जो है वह राजा का गद्दी छोड़कर कहाँ भाग जाता है, इंग्लैंड भाग जाता है। ठीक, इसके बाद लुई नेपोलियन फ्रांस के सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त करके सम्राट बनता है। कौन? लुई नेपोलियन सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त करके सम्राट वहाँ का फ्रांस का सम्राट बना, जिसने नेशनल असेंबली में गणतंत्र की घोषणा करके 21 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया और फ्रांस में संवैधानिक गणतंत्र स्थापित किया। ठीक, किसने? लुई नेपोलियन ने। ठीक है, तो यह था फ्रांस का इतिहास। ठीक, तो अगर आप किताब को देखेंगे तो आपके अध्याय में जो पहला टॉपिक है वह फ्रांस की राजक्रांति के बारे में ही है। ठीक है, आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रांस की राजक्रांति के बारे में। देखिए यहाँ पे अंत में क्या कह रहा है, इस क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड भी इस क्रांति से प्रभावित हुए। ध्यान दीजिए ये सभी देश यूरोप के ही हैं और सबसे पहले क्रांति कहाँ हुआ था? फ्रांस में। ठीक है, वहाँ के देखा देखी यहाँ के भी इन देशों के भी लोगों के मन में राष्ट्रीयता का भावना जागा और ये लोग भी अपना एक देश एक राष्ट्र का सपना देखने लगे और ये लोग भी अपने देश में गणतांत्रिक सुधार चाहने लगे। ठीक है, इसके बाद हमारा देखिए इटली के बारे में क्या कह रहा है कि इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था जहां कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। इटली जो था वह पहले इटली देश नहीं था, वह बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि यह इटली आज आपके विश्व के नक्शे पर है कहाँ। अब यहाँ पे यूरोप में इतने सारे देश है और देखिए यहीं पे है इटली और इसी इटली के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इटली का एकीकरण, यह इटली है, इटली इसका राजधानी है रोम। ठीक है, यहीं पे है। अब देखिए यह तो आज का इटली है। अब हम यह देखते हैं कि 19वीं शताब्दी से पहले यह जो इटली है यह इसका मानचित्र कैसा था। तो आप देख सकते हैं 19वीं शताब्दी में आपका जो इटली देश है वह ठीक इसी प्रकार का था। पूरा इटली नहीं था, सारे अलग अलग टुकड़े में बटे हुए थे। ठीक है, पूरा देश अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। देखिए यहाँ पे नीचे सिसिली और नेपल्स का देश था। ठीक है, यहाँ पे अलग शासन चल रहा था बुर्बो राजवंश का। ये पेपल राज्य अलग था, टस्कनी मेडोना परमा अलग था। ठीक है, लोम्बार्डी और वेनेसिया अलग था राज्य। ठीक, यहाँ देखिए सार्डिनिया और पिडमाउंट, यह क्षेत्र और यह क्षेत्र एक साथ सार्डिनिया और पिडमाउंट कहलाता है, यह अलग था। ठीक, इधर सेवई का क्षेत्र था और इधर नीस का क्षेत्र था। तो इटली जो था इतने सारे टुकड़ों में बटा हुआ था। पहला बिंदु देखिए क्या कह रहा है कि लोम्बार्डी और वेनेसिया ऑस्ट्रिया के कब्जे में था। यह जो लोम्बार्डी और वेनेसिया है देखिए इसके इस तरफ ऑस्ट्रिया देश था पहले। ठीक, तो यह दोनों क्षेत्र ऑस्ट्रिया के कब्जे में था। अगला बिंदु कह रहा है कि मध्य इटली में धर्मगुरु पोप का शासन था। देखिए यह जो मध्य इटली है पेपल राज्य, यहाँ पे धर्मगुरु पोप का शासन था। जैसे आपके हिंदू धर्म में पंडित होते हैं वैसे ही ईसाई धर्म में पोप होते हैं, तो उन्हीं का शासन चल रहा था यहाँ पे। अगला बिंदु कह रहा है कि दक्षिण के नेपल्स तथा सिसिली राज्यों में बुर्बो राजवंश का शासन था। यह क्षेत्र बुर्बो राजवंश के अधीन था। ठीक, फिर अगला बिंदु कह रहा है कि उत्तर पश्चिम के कुछ राज्य फ्रांस के कब्जे में था। देखिए उत्तर पश्चिम का यानी यह क्षेत्र सेवई और नीस, देखिए इसके इस तरफ फ्रांस देश था। ठीक, तो सेवई और नीस का जो क्षेत्र था लगभग इसके कुछ क्षेत्र फ्रांस ने अपना कब्जा जमा लिया था। ठीक, तो इस तरह से यह जब पूरा इटली है यह टुकड़ों में बिखरा हुआ था। इटली पहले नहीं था। और आपने पिछले अध्याय में अच्छे से पढ़ा, पिछले भाग के वीडियो में, कि 1814 में जब नेपोलियन का हार हुआ, नेपोलियन का पतन हुआ, तो उसके बाद 1815 में क्या हुआ? वियना कांग्रेस हुआ। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक कांग्रेस हुआ और वहाँ पे बैठक हुई और तभी से इटली के लोगों को भी लगा कि हमारा देश भी एक होना चाहिए। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि वियना कांग्रेस में ही इटली के एकीकरण का बीज बोआ गया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इटली का एकीकरण हुआ कैसे। तो आइए इस इटली के एकीकरण में सबसे पहले हम जोसेफ मेजनी के योगदान को समझते हैं। देखिए यह जो जोसेफ मेजनी थे, इनका जन्म 1805 में जिनेवा में हुआ था। ठीक, यह यूरोप का ही एक देश है। वे फ्रांस की राज्य क्रांति से बहुत प्रभावित थे तथा इटली के राष्ट्रीय एकीकरण के समर्थक थे। वे चाहते थे कि इटली क्या एक हो जाए और फ्रांस का जो राज्य क्रांति हुआ था उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे वे। ठीक है, तो सन 1831 में उन्होंने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की जिसने नए इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया, सभी राज्यों को जोड़ने का प्रयास किया। 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कर मेजनी ने यूरोप के अन्य देशों में भी चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहित किया। ठीक है, उसके बाद मेजनी अपने विचारों से इटली की जनता को राष्ट्रीय एकीकरण के लिए प्रोत्साहित करता रहा और अंततः यानी अंत में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया और मेजनी की हार हुई और वह पलायन करके दूसरे देश में चला गया। असल में इटली का बहुत सारा क्षेत्र ऑस्ट्रिया हथिया लिया था। ठीक है, तो ये चाहता नहीं था कि वहाँ पे कोई इस तरह का आंदोलन हो। ठीक, तो इस मेजनी के आंदोलन को ऑस्ट्रिया ने कुचल दिया और मेजनी को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। तो चलिए, इटली का निर्माण तो नहीं हुआ लेकिन कुछ तो हुआ, शुरुआत तो हुआ, कुछ किसी ने शुरुआत तो किया इटली को एक करने का। अब चलिए अब हम आगे विक्टर इमैनुएल तथा काउंट काबूर के योगदान को समझते हैं कि इटली के एकीकरण में उन्होंने किस प्रकार अपना योगदान दिया। सबसे पहले तो यह थे कौन और किस तरह से इन्होंने योगदान किया। तो देखिए सबसे पहला बिंदु है कि विक्टर इमैनुएल सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक था तथा राष्ट्रवादी विचारधारा का समर्थक था। कहने का मतलब आप मैप पे देखिए, यह जो विक्टर इमैनुएल था यह इसी सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक था। सार्डिनिया पिडमाउंट यह क्षेत्र और यह क्षेत्र दोनों मिला के सार्डिनिया पिडमाउंट था। ठीक, और
विक्टर इमैनुअल के मन में यह सपना था कि यह सारा क्षेत्र एक हो जाए और एक इटली नाम से जाना जाए। मतलब इनके मन में एक राष्ट्र का विचार आ रहा था कि सारा इटली एक हो, ठीक। लेकिन यह शासक थे सिर्फ यही सार्डिनिया और पिडमाउंट के, ठीक है। अगले बिंदु में कह रहा है कि यह जो विक्टर इमैनुअल थे, इन्होंने राष्ट्र के एकीकरण हेतु काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, ठीक। यानी विक्टर इमैनुअल वहाँ के राजा थे और इन्होंने प्रधानमंत्री किसको बनाया? काउंट काबूर को। क्यों? इटली को, पूरा इटली को एक करने के लिए। अब अगले बिंदु में कह रहा है कि सबसे पहले काउंट काबूर ने अपने राज्य सार्डिनिया पिडमाउंट के उन्नति पर ध्यान दिया और उनके प्रयासों से सच में यह एक सशक्त राज्य बन गया। मतलब काउंट काबूर के प्रयासों से यह जो सार्डिनिया और पिडमाउंट का क्षेत्र था यह काफ़ी मजबूत हो गया, ठीक। तो उनके प्रयासों से यह एक मजबूत राज्य बन गया। अगला बिंदु कह रहा है कि काबूर एक समझदार व्यक्ति था जिसे यह पता था कि अपने इटली राष्ट्र से ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप हटाने के लिए विदेशी सहायता आवश्यक है। मतलब उस समय बहुत सारे क्षेत्र इटली के किसने हथियाया हुआ था? ऑस्ट्रिया ने। आप यहाँ मानचित्र पर भी देख सकते हैं, यह जो लोम्बार्डी और वेनेशिया का क्षेत्र था यह दोनों ऑस्ट्रिया के पास था और उस समय ऑस्ट्रिया एक मजबूत राष्ट्र था, ठीक है। और यहाँ के जो शासक थे काउंट काबूर प्रधानमंत्री, उनको पता था कि ऑस्ट्रिया को हराना इतना आसान नहीं है, यह क्षेत्र उसे प्राप्त करना आसान नहीं है। और उस समय यह जो फ्रांस था इधर, ठीक है, यह फ्रांस काफ़ी मजबूत देश था, इसका सैन्य बल भी बहुत ज़्यादा था, ठीक। तो काउंट काबूर को लगता था कि अगर फ्रांस का सहयोग मिल जाए तो हम ऑस्ट्रिया से इस दोनों क्षेत्र को अपने अंडर में ले लेंगे। तो वही कह रहा है कि काबूर को पता था कि बिना विदेशी सहयोग के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अगला बिंदु में कह रहा है कि काबूर ने क्रीमिया के युद्ध में फ्रांस की सहायता की तथा युद्ध समाप्ति के बाद 1856 में पेरिस की जब संधि हुई, जिसमें फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति नेपोलियन तृतीय ने इटली को जरूरत पड़ने पर सैनिक मदद देने का वादा किया, ठीक। अब फ्रांस की क्रांति में पढ़ चुके हैं, जब फ्रांस लास्ट टाइम में जब आज़ाद हुआ है, वहाँ गणतंत्र स्थापित हुआ है, तो वहाँ के राजा कौन थे? नेपोलियन तृतीय, ठीक है। वो नेपोलियन बोनापार्ट नहीं, ये दूसरे थे, नेपोलियन तृतीय, ठीक। तो एक बार क्या होता है कि क्रीमिया का जब युद्ध होता है तो उस क्रीमिया के युद्ध में यह जो सार्डिनिया पिडमाउंट का जो शासक है काउंट काबूर, यह फ्रांस को बहुत मदद करता है, पूरा जी जान से मदद करता है, ठीक। और जब मदद करता है और फ्रांस उस युद्ध में जीत जाता है तो 1856 में पेरिस की संधि होती है, ठीक। और फ्रांस खुश होकर, यानी काउंट काबूर से खुश होकर काउंट काबूर को जरूरत पड़ने पर मदद करने का और सैनिक मदद करने का वादा करता है कि चलो तुमको भी जब जरूरत पड़ेगा तो हम तुमको क्या करेंगे? मदद करेंगे, ठीक। अगले बिंदु में देखिए क्या हो रहा है कि फ्रांस की सहायता का आश्वासन पाकर काबूल ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध करने के लिए तत्पर था, बचा रहा था कि कब युद्ध हो जाए, ठीक, ऑस्ट्रिया से। अंततः काबूल के इशारे पर लोम्बार्डी और वेनेशिया में ऑस्ट्रिया के खिलाफ विद्रोह हुआ और फलस्वरूप 1859 में दोनों पक्षों में युद्ध प्रारंभ हो गया। देखिए असल में यहाँ जो लोम्बार्डी और वेनेशिया का क्षेत्र था यह तो ऑस्ट्रिया के पास था, लेकिन यहाँ की जो जनता थी वह इटली के साथ रहना चाहती थी, यानी एक इटली बन के रहना चाहती थी, ठीक। तो यहाँ की जनता ने भी यहाँ के जो काउंट काबूर, यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, उनके कहने पर विद्रोह कर दिया और धीरे धीरे दोनों में युद्ध हो गया। काउंट काबूर चाह ही रहा था कि युद्ध हो, क्योंकि इसको सपोर्ट था फ्रांस का, ठीक। और युद्ध स्टार्ट हो गया ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया पिडमाउंट में। तो इस बिंदु में आपने समझा कि फ्रांस का सहयोग का आश्वासन पाकर ऑस्ट्रिया क्या किया? युद्ध छेड़ दिया। किसके खिलाफ? नहीं, सार्डिनिया पिडमाउंट ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और 1859 में दोनों पक्षों में युद्ध प्रारंभ हो गया। अब देखिए अगले बिंदु में क्या हो रहा है कि युद्ध जारी ही था कि अचानक फ्रांस ने अपने को युद्ध से अलग कर लिया, जिसके निम्न कारण थे, ठीक। अब जैसे ही युद्ध स्टार्ट होता है फ्रांस जो है वह अब अपना सैनिक पीछे खींच लेता है। अब क्यों पीछे खींच लेता है? तो इसके 3 कारण थे। अब तीनों कारण को समझिए। प्रसा के युद्ध में ऑस्ट्रिया ने फ्रांस को सहायता करने का वचन दे दिया था। देखिए यह जो प्रसा है इसका आज का नाम जर्मनी है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे जर्मनी के एकीकरण में कैसे प्रसा जर्मनी बना, ठीक। तो प्रसा का जब युद्ध हो रहा था तो उसमें ऑस्ट्रिया देश जो था उसने फ्रांस को क्या किया? सहायता करने का वचन दे दिया कि चलो तुम युद्ध करो, हम तुमको सहायता करेंगे। ऑस्ट्रिया बोला फ्रांस को, ठीक। अब जैसे ही ऑस्ट्रिया फ्रांस को सहायता करने का वचन दिया तो उस समय आपको तो पता ही ऑस्ट्रिया ज़्यादा मजबूत देश था, तो फ्रांस सोचा कि ऑस्ट्रिया हमको मदद करेगा तो हम आसानी से जीत जाएंगे, ठीक। तो इस कारण से उसने अपना सैनिक पीछे खींच लिया। दूसरा कारण क्या था कि काबूल की सहायता करना फ्रांस के लिए काफ़ी खर्चीला हो रहा था, ठीक। यानी काउंट काबूल को मदद कर रहा था फ्रांस, उससे उसको बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था, ठीक। यह भी कारण था। और तीसरा कारण यह था कि इटली का संगठित होना फ्रांस को उचित नहीं लग रहा था। फ्रांस नहीं चाह रहा था कि इटली एक संगठित देश बन जाए, उससे मजबूत बन जाए। आप तो देखेंगे यहाँ के यह जो इटली है सार्डिनिया पिडमाउंट का क्षेत्र है, इसके जस्ट बगल में कौन सा देश है? फ्रांस है, ठीक। तो फ्रांस क्यों चाहेगा कि उसके जस्ट बगल में कोई बड़ा देश बन जाए? तो फ्रांस के मन में था कि कहीं यह ज़्यादा मजबूत हो जाएगा तो एक दिन क्या करेगा? हम ही पर यह चढ़ाई कर देगा, ठीक। तो आपने देखा कि युद्ध जारी ही था कि अचानक इन 3 कारणों से फ्रांस जो है वह अपना सैनिक पीछे खींच लेता है, युद्ध में सहायता नहीं करता है सार्डिनिया पिडमाउंट को और काउंट काबूर को, ठीक। अब क्या हो रहा है? अंततः इटली कमजोर पड़ गया और इटली तथा ऑस्ट्रिया के बीच ज्यूरिख की संधि हुई, जिसके अनुसार निम्न बातें हुई। अब जाहिर सी बात है जब फ्रांस पीछे खींच लिया तो इटली जो है सार्डिनिया पिडमाउंट वह कमजोर पड़ गया, ठीक। और कमजोर पड़ गया तो हारने लगा। अब जैसे ही हारने लगा तो ज्यूरिख की संधि हुई, ठीक। अभी संधि में क्या होता है? लोम्बार्डी का प्रदेश पिडमाउंट के अधिकार में दे दिया गया, वेनेशिया को ऑस्ट्रिया के अधिकार में रखा गया और अगला बिंदु है नीस तथा सेवाय के प्रदेश फ्रांस को दे दिए गए। अब देखिए यह क्या हो रहा है। देखिए इस ज्यूरिख की संधि में यह जो लोम्बार्डी प्रदेश है यह सार्डिनिया पिडमाउंट को मिल जाता है, ठीक। बस यही छोटा मिलता है। और यह जो वेनेशिया का क्षेत्र है यह ऑस्ट्रिया के पास रह जाता है, ठीक। और यह जो सेवई और नीस का जो क्षेत्र है इसका कुछ हिस्सा फ्रांस को मिल जाता है, ठीक। और यहीं पे यह युद्ध खत्म हो जाता है और काउंट काबूर को बस इतना ही से संतोष करना पड़ता है, ठीक। क्योंकि फ्रांस का हेल्प मिलने वाला था नहीं और ऑस्ट्रिया काफ़ी मजबूत था, ठीक। तो अब देखिए काउंट काबूर क्या दिमाग लगाता है। काउंट काबूर क्या स्टेप ले रहा है? युद्ध से हटने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति नेपोलियन तृतीय को काउंट काबूर ने अपने क्षेत्र नीस तथा सेवाय के प्रदेश देने का लोभ देकर ऑस्ट्रिया तथा पिडमाउंट के बीच
मध्य इटली के एकीकरण हेतु मध्यस्थता करने के लिए राजी करवाता है। कहने का मतलब है कि ज्यूरिख की संधि में तो यह क्षेत्र ऑस्ट्रिया को मिल गया, यह इसका थोड़ा थोड़ा क्षेत्र फ्रांस को मिल गया, ठीक, और इसको मात्र यही मिला। तो अब क्या करता है काउंट काबूर, एक दिमाग लगाता है और फ्रांस का जो उस समय शासक होता है नेपोलियन तृतीय, उसको ये कहता है, लोभ देता है कि इस सेवई और नीस का जो पूरा प्रदेश है वो आप ले लीजिए। मतलब इस दोनों प्रदेश को क्या करता है, फ्रांस को देने का लोभ देता है कि हम आपको ये दोनों प्रदेश क्या करेंगे, आपको पूरा तरह से दे देंगे, आप बस हमको क्या कीजिए, यह जो मध्य इटली का क्षेत्र है यानी परमा, मेडोना, टस्कनी, ठीक है, पेपल राज, यह सब क्या कीजिए, आप हमको मिला दीजिए इटली में। फ्रांस क्या होता है, इस बात के लिए तैयार हो जाता है। तो अब जैसे ही देखिए फ्रांस का मदद मिलता है सार्डिनिया पीडमॉन्ट के प्रधानमंत्री को, काउंट काबूर को, तो क्या होता है, अंततः काबूर ने मध्य इटली की सभी रियासतों यानी परमा, मेडोना, टस्कनी इत्यादि को जनमत संग्रह करवाकर अपने में मिला लिया, ठीक। और इस प्रकार 1862 ईस्वी तक दक्षिण इटली, रोम तथा वेनेशिया को छोड़कर बाकी सभी रियासतों का एकीकरण हो चुका था। कहने का मतलब है, आप मैप पर देखिए, यानी 1862 ईस्वी तक इस रोम और इस दक्षिण इटली को छोड़कर और इस वेनेशिया क्षेत्र को छोड़कर, यह वेनेशिया ऑस्ट्रिया के कब्जे में था, बाकी सारा जो जगह था यह सब इटली के कब्जे में आ गया था, यानी एक इटली का एकीकरण हो गया था, ठीक। अब खाली बच गया था वेनेशिया, ये सिसिली और नेपल्स का प्रदेश, और यह रोम। अब चलिए आगे हम गैरिबाल्डी के योगदान को जानते हैं कि गैरिबाल्डी जो था उसका क्या योगदान था इटली को एक करने में, ठीक। तो सबसे पहला बिंदु है कि गैरिबाल्डी का जन्म 1807 में नीस में हुआ था। वह पेशे से एक नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक था, ठीक है, ये तो क्लियर है। अगला बिंदु कह रहा है कि उसने अपने नेतृत्व में लाल कुर्ती नामक दल नामक सेना का संगठन किया था, जिसके सहयोग से उसने दक्षिणी इटली, सिसिली और नेपल्स को बुर्बो राजवंश से स्वतंत्र कर दिया। ध्यान दीजिए, गैरिबाल्डी जो था वह इस दोनों सिसिलियों का जो राजतंत्र था यानी सिसिली और नेपल्स का प्रदेश, यहाँ पे बुर्बो राजवंश का शासन था, ठीक है। तो इस राजवंश को वह खत्म कर दिया और इसको स्वतंत्र करा दिया और इसको इस इटली में मिला दिया। किसने? गैरिबाल्डी ने। अब देखिए अगला बिंदु क्या कहा है गैरिबाल्डी के विषय में कि गैरिबाल्डी ने दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्र को बिना किसी संदेह के इटली के शासक विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। उस समय सार्डिनिया पीडमॉन्ट जो था उसका राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल था, ठीक। और इसने लगभग आधे इटली का एकीकरण कर चुका था पहले ही, ठीक। और यह जो गैरिबाल्डी था इसने जो दक्षिणी इटली का जो क्षेत्र जीता था यानी उसको स्वतंत्र कराया था, सिसिली और नेपल्स का क्षेत्र, उसको फ्री में बिना किसी संदेह के किसको दे दिया? विक्टर इमैनुअल को, ठीक। देखिए विक्टर इमैनुअल द्वारा दक्षिणी इटली के शासक बनने के प्रस्ताव को भी गैरिबाल्डी ने अस्वीकार कर दिया। विक्टर इमैनुअल कहा कि चलो तुमने दक्षिणी इटली को स्वतंत्र कराया है, सिसिली तथा नेपल्स के क्षेत्र को क्या कराया है? स्वतंत्र कराया है, तो चलो तुम वहाँ का प्रधानमंत्री बन जाओ। लेकिन इस प्रस्ताव को वह अस्वीकार कर दिया, ठीक, स्वीकार नहीं किया। गैरिबाल्डी ने अपनी सारी संपत्ति भी राष्ट्र को समर्पित कर दी, साधारण किसान की भांति जीवन जीने लगा, ठीक। देखिए इतना महान हृदय वाला था वह। इसके बाद देखिए अगले बिंदु में क्या कह रहा है कि उनके इस त्याग और बलिदान की भावना के कारण गैरिबाल्डी के चरित्र को हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाला लाजपत राय के द्वारा खूब प्रचारित किया गया था, ठीक। अब देखिए अब इटली राष्ट्र बड़ा और मजबूत हो चुका था। अंततः विक्टर इमैनुअल ने रोम को भी इटली में मिला लिया और उसे अपने देश की राजधानी बना दी। कहने का मतलब है कि सार्डिनिया पीडमॉन्ट का जो शासक था वह पहले तो इतना इटली को अपने एकीकरण कर ही लिया था, ठीक। यह जो क्षेत्र था इस गैरिबाल्डी के सहयोग से यह भी इटली में मिल गया, ठीक। और जब मिल गया तो अब इटली बड़ा हो गया, मजबूत हो गया, तो धीरे धीरे रोम को भी अपना बना लिया और वेनेशिया को भी अपने कब्जे में ले लिया। इस तरह से देखिए यूरोप के मानचित्र पे देखिए इटली आज भी ठीक उसी प्रकार आज भी है। तो आप देख सकते हैं यह था आपका इटली का एकीकरण जिसको आपने अच्छे से समझ लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, समझते हैं जर्मनी के एकीकरण के बारे में, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण देखिए, जिस समय इटली का एकीकरण हो रहा था, इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मन क्षेत्र में भी समान प्रक्रियाएं चल रही थी। मतलब वहाँ भी जोड़ तोड़ का नीति चल रहा था कि किस तरह से एक जर्मनी देश बन जाए। तो आप यूरोप के मानचित्र में देख सकते हैं कि फ्रांस का जो एकीकरण है हमने पहले ही पढ़ लिया था पहले भाग के वीडियो में। अभी हमने इटली को समझ लिया, इटली का एकीकरण कैसे हुआ। अब हम तीसरा जो समझने वाले हैं वह है जर्मनी का एकीकरण, ठीक है। जर्मनी देश यही है, आप देख सकते हैं यूरोप के मानचित्र पे, और इसका जो राजधानी है वह बर्लिन है। यहाँ पे जर्मनी के एकीकरण के बारे में क्या कहा है पहला बिंदु देखिए, जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बिखरा हुआ था, जिसमें प्रूसा सबसे शक्तिशाली राज्य था। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने जो आज का जर्मनी देखा, पहले वह जर्मनी नहीं था बल्कि यही छोटे छोटे टुकड़े में इस तरह से बटा हुआ था। और इस जर्मनी का जो सबसे मेन जो क्षेत्र था वह था प्रूसा। प्रूसा आज के डेट में आपके मानचित्र पर नहीं है, यह जर्मनी हो चुका है आज, ठीक। तो 300 जो छोटे छोटे टुकड़े में बटा हुआ था जर्मनी, उसका सबसे प्रमुख राज्य कौन था? प्रूसा। अगला बिंदु में देखिए, वस्तुतः जर्मन एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है, क्योंकि उसने 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण किया था। यहीं से जर्मन राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। यानी यह जो नेपोलियन बोनापार्ट था, यह क्या किया था, जितने भी क्षेत्र था उतने दूर का, उस सबको जीत लिया था, अपने अंडर में कर लिया था और राइन राज्य संघ बना दिया था। लेकिन जब नेपोलियन हार गया वाटरलू का युद्ध में, तो यही राइन राज्य का जो संघ है यह धीरे धीरे एक जर्मनी देश के रूप में बनने का सपना देखने लगा और वहाँ पे राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हो गया। एकीकरण का जो काम है वहाँ पे शुरू होने लगा। अब देखिए शुरू होने में वहाँ के व्यापारियों का भी काफ़ी योगदान था। 1834 में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए प्रूसा के नेतृत्व में जाल्वेरिन नामक आर्थिक संघ बनाया, जिसने जर्मन क्षेत्रीय आदतों को कुचलकर राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। कहने का मतलब है ये जो व्यापारी थे वे प्रूसा के सहयोग से क्या बनाया? जाल्वेरिन नामक आर्थिक संघ बनाया,
ठीक है। इसका काम क्या था, जितने भी व्यापारी है उसको पूरे जर्मनी का जो सपना था उसमें कहीं भी जाने पर, कहीं भी कोई सामान को बेचने पर कोई टैक्स वैक्स ना लगे, माप तौल का वस्तु सभी जगह एक समान हो। तो इस बात का ध्यान रखा जाने लगा किसके द्वारा, जाल्बेरिन नामक आर्थिक संघ के द्वारा। ठीक। अगला बिंदु कह रहा है कि प्रसा के शासक विलियम फ्रेडरिक ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। ठीक। देखिए, यह जो बिस्मार्क था उस समय का बहुत ही महान सैन्य अधिकारी था। ठीक है। और उसी सैन्य अधिकारी को यह जो फ्रेडरिक विलियम था, विलियम फ्रेडरिक जो प्रसा का शासक था, राजा था, उसने उसको क्या कर दिया, अपना चांसलर नियुक्त किया। किस लिए, कि ताकि पूरी जर्मनी को वह एक कर सके। अब देखिए, बिस्मार्क को थोड़ा अच्छे से समझिए। उनका पूरा नाम ऑटो वॉन बिस्मार्क था, जिसने रक्त और लौह की नीति अपनाई। इनका मानना था कि सैन्य शक्तियों से ही जर्मनी का एकीकरण संभव है और अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी। यानी सैनिकों का संख्या बढ़ाने लगे और उनके प्रशिक्षण पर ज़्यादा जोर देने लगे, क्योंकि उनका मानना था कि सैनिक के बल पर ही हम क्या कर सकते हैं, पूरा जर्मनी को एक कर सकते हैं। ठीक। बिस्मार्क ने अपनी नीतियों से सेल्सविग और होल्स्टीन को डेनमार्क से सैन्य बल पर छुड़ाया। आप आज के मानचित्र में देख सकते हैं, यह जर्मनी है और जस्ट इसके ऊपर है डेनमार्क। ठीक है। और इस डेनमार्क ने इसके इधर के क्षेत्र जो था होल्स्टीन और सेल्सविग, इसको क्या किया था, इसने हथिया कर रखा था। तो इस प्रसा ने, जो अभी जर्मनी है, क्या किया, होल्स्टीन और सेल्सविग को डेनमार्क से छुड़ा लिया। तो उसने अपनी नीतियों से सेल्सविग और होल्स्टीन को क्या किया, डेनमार्क से छुड़ा लिया। इसके बाद ऑस्ट्रिया के नियंत्रण वाले क्षेत्रों को प्राप्त करने के लिए बिस्मार्क ने फ्रांस और इटली से समझौता करके ऑस्ट्रिया को 1866 के सेडोवा के युद्ध में पराजित कर दिया। यानी उस समय ऑस्ट्रिया काफ़ी मजबूत था, आपको बता चुके हैं। ठीक। तो इसको हराने के लिए क्या किया, उसने फ्रांस और इटली से समझौता किया, यानी सहयोग लिया और 1866 में सेडोवा के युद्ध में हरा दिया ऑस्ट्रिया को। ठीक। और ऑस्ट्रिया जो भी क्षेत्र जीता हुआ था उसे वापस ले लिया। इसके बाद फ्रांस के कब्जे वाले क्षेत्रों को प्राप्त करने के लिए बिस्मार्क ने 19 जून 1870 को शुरू सेडोन की लड़ाई में फ्रांसीसियों को भी पराजित कर दिया। ठीक। इसके बाद जब ज़्यादा मजबूत हो गया यह जर्मनी, तो फ्रांस जो इसको सहयोग किया था, ठीक है, वापस से फिर उसी फ्रांस के साथ वह युद्ध करने लगा और फ्रांस ने जो जिन जर्मनी के क्षेत्रों को कब्जा किया हुआ था, ठीक है, उसको इसने छीन लिया बिस्मार्क ने। ठीक। इसके बाद कह रहा है कि अंततः 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा दोनों राष्ट्रों के बीच शांति स्थापित हुई। यानी फ्रांस और जर्मनी के बीच शांति हुई। कब, 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। अंततः जर्मनी 1871 तक एक महाशक्ति तथा एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में स्थान पाया। ठीक। तो कुल मिलाकर यह जो यूरोप के नक्शे पे आप इस जर्मनी को देख रहे हैं, यह 1871 के बाद ही यह नक्शा सामने आया। तो चलते हैं अपनी किताब पर। देखिए, जर्मनी का एकीकरण आप अच्छे से समझ चुके हैं और इस एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान था इसको भी आप समझ चुके हैं। हम चलते हैं आगे, समझते हैं यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। ठीक। सबसे पहले तो यह देखिए कि यह यूनान है कहाँ। तो देखिए, यह है आपके पूरे यूरोप का मानचित्र और देखिए यहाँ पे एथेंस नामक देश है। ठीक है। एथेंस जिसका राजधानी है ग्रीस। और अच्छे जूम करके देखिए, यही आपका एथेंस देश है और इसका राजधानी कहाँ है, ग्रीस। आज के डेट में है यह। ठीक। और इसी देश का पहले का नाम था यूनान। ठीक। इसके बगल में जस्ट देखिए इधर इटली है। ठीक। और इधर तुर्की साम्राज्य है। और देखिए इसके उत्तर में यहाँ पे देखिए अल्बानिया है। ठीक। यहाँ पे देखिए मैसेडोनिया है, यहाँ पे बुल्गारिया है। ठीक। और यही आपका देश है एथेंस, यानी यूनान। तो वही यहाँ पे पहला बिंदु में कह रहा है कि यूनान यूरोप का एक देश है जिसे आज हम एथेंस के नाम से जानते हैं और इसका राजधानी कहाँ है, ग्रीस है। ठीक। देखिए, यूनानी विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा विज्ञान इत्यादि से प्रेरणा लेकर पूरे यूरोपीय देश अपनी तरक्की कर रहे थे, परंतु यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था। मतलब यूनानी विचार, दर्शन, कला और चिकित्सा का जो विज्ञान था वह काफ़ी विकसित था उस जमाने में। ठीक है। और उसके विज्ञान से आगे बढ़ गए पूरे यूरोप के देश। ठीक। और यह यूनान पीछे रह गया, यानी यह जो यूनान था यह तुर्की साम्राज्य के अधीन था, यानी तुर्की ने उस पर कब्जा जमाया हुआ था। मानचित्र पे देखिए, यहाँ पे आपका यूनान है यानी एथेंस। ठीक। और जस्ट इसके बगल में तुर्की साम्राज्य था यहाँ पे। ठीक है। इसको ओटोमन एम्पायर भी कहते थे। ठीक। तो देखिए, आपने देखा कि यूनान से के विचार को लेकर पूरे यूरोपीय देश तरक्की कर रहे थे और यह यूनान बेचारा पीछे रह गया था और तुर्की साम्राज्य के अंडर में चला गया था। तो 1821 में अलेक्जेंडर चिप्सिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हुआ। ठीक। किसके नेतृत्व में, अलेक्जेंडर चिप्सिलांटी के नेतृत्व में। ठीक। और इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस के समर्थन से यूनानियों ने तुर्की के खिलाफ युद्ध किया, जिसमें तुर्की सेना बुरी तरह पराजित हुई और 1829 में एड्रियानोपोल की संधि हुई। ठीक। यानी देखिए, यह जो यूनान है यह इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के समर्थन प्राप्त करके, यानी इसका हेल्प लेकर लड़ाई करता है तुर्की से और तुर्की से आज़ाद हो जाता है। ठीक। और 1829 में क्या होता है, एड्रियानोपोल की संधि होती है। इस संधि में क्या होता है कि 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। ठीक। और बवेरिया के शासक ऑटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित कर दिया जाता है। इस तरह से यूरोप में यूनान जो देश है, एथेंस देश, वह भी एक देश बनकर उभरता है यूरोप के नक्शे पे। तो कुल मिलाकर आपने यूनान में राष्ट्रीयता का उदय को भी समझ लिया लगभग। ठीक। अब हम चलते हैं आगे। देखिए, आगे क्या कह रहा है, आगे आपका हंगरी में राष्ट्रीयता का उदय है। ठीक है। चलिए हम हंगरी को समझते हैं। तो देखिए, देखते हैं हम हंगरी कहाँ है। तो देखिए, हंगरी यहीं पे है, इसका राजधानी बुडापेस्ट है। आपने सबसे पहले फ्रांस को पढ़ा, फिर इटली को पढ़ा, जर्मनी को पढ़ा और यूनान को भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं हंगरी के बारे में। ठीक है। इसका राजधानी कहाँ है, बुडापेस्ट, और यही देश है यूरोप के नक्शे पे। देखिए, हंगरी के बारे में देखिए, हंगरी यूरोप का एक देश है जिसकी राजधानी बुडापेस्ट है। ठीक। देखिए, हंगरी जो था वह ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में था। ठीक।
हंगरी पर किसका शासन था? ऑस्ट्रिया देश का, ठीक। और हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व कोसुत तथा फ्रांसिस टिक नामक क्रांतिकारी कर रहे थे। और अंततः 31 मार्च 1848 को ऑस्ट्रिया की सरकार ने वहाँ स्वतंत्र मंत्री परिषद की मांग स्वीकार कर ली, यानी हंगरी स्वतंत्र हो गया, आज़ाद हो गया ऑस्ट्रिया से, ठीक। तो आपने हंगरी के बारे में पढ़ लिया। हम चलते हैं आगे, पोलैंड के बारे में देखते हैं। जब पोलैंड कहाँ है, तो देखिए इस मानचित्र पे यहीं पे है पोलैंड, ठीक है। और इसका राजधानी वारसा है। और इस पोलैंड पर भी ऑस्ट्रिया का ही नियंत्रण था। देखिए आज ऑस्ट्रिया कितना छोटा सा देश बनकर आ गया है, पहले यह बहुत मजबूत था ऑस्ट्रिया। देखिए पोलैंड में राष्ट्रीयता का उदय जो है, पोलैंड यूरोप का एक देश है जिसका राजधानी कहाँ है? वारसा है। अभी आपने देखा पोलैंड पर रूस तथा ऑस्ट्रिया का नियंत्रण था। पोलैंड पर रूस का भी नियंत्रण था और ऑस्ट्रिया का भी नियंत्रण था। 1830 में यहाँ भी क्रांति हुई, परंतु विद्रोह को कुचल दिया गया। अंततः 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद पोलैंड जो है वह आज़ाद हो गया इस दोनों देश से, ऑस्ट्रिया और रूस से, ठीक। और यूरोप के मानचित्र पर एक नया देश उभर कर आया। चलिए तो आपने पोलैंड को भी समझ लिया। अब हम चलते हैं लास्ट जो देश है वह है बोहेमिया, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए यूरोप के इस मानचित्र में आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ ऑस्ट्रिया के जस्ट ऊपर यहाँ पे चेक रिपब्लिक है, ठीक। इसका राजधानी है पराग्वे। इसी चेक रिपब्लिक को पहले बोहेमिया नाम से जाना जाता था, ठीक। और यह जो चेक रिपब्लिक था यानी बोहेमिया, यह भी पहले ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में ही था, यानी ऑस्ट्रिया का ही इस पर शासन था। तो देखिए बोहेमिया जो है यह यूरोप का एक देश है जिसे आज हम चेक गणराज्य के नाम से जानते हैं। और इसकी राजधानी कहाँ है? पराग्वे है, ठीक। आपने देखा भी है। इस देश में चेक जाति के लोग बहुसंख्य में थे, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में थे चेक जाति के लोग। और यहाँ ऑस्ट्रिया का नियंत्रण था। धीरे धीरे इन लोगों ने भी क्या किया, आंदोलन किया और ऑस्ट्रिया से मुक्ति पा ली। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आज का जो आपका यूरोप का मानचित्र है वह ठीक इसी प्रकार का है, ठीक। आप पहले से भी इसको देख रहे हैं। यहाँ फ्रांस है, यहाँ इटली है, यहाँ जर्मनी है, ठीक। यहाँ आपका एथेंस है यानी यूनान, यहाँ हंगरी है, यहाँ चेक रिपब्लिक है यानी बोहेमिया, और यहाँ पे पोलैंड है। इसके अलावा भी बहुत सारे देश है, लेकिन आपको पढ़ना इन्हीं सब देश के बारे में था। तो देखिए अंत में आपकी किताब में क्या कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के इस प्रादुर्भाव ने यूरोप ही नहीं वरन पूरे विश्व को जागरूक बनाया, ठीक। यानी यूरोप में जैसे जैसे देश आज़ाद होने लगे तो ये जो समाचार है ये पूरे विश्व में फैलने लगा और धीरे धीरे विश्व के सभी देश दूसरे देशों जहाँ जहाँ पे दूसरे देशों का नियंत्रण था वहाँ से आज़ाद होने के लिए आंदोलन करने लगे, जिसके कारण अफ्रीकी एवं एशियाई उपनिवेशों में भी विदेशी सत्ता के खिलाफ मुक्ति के लिए राष्ट्रीयता की लहर उपजी, ठीक। और उस समय हमारे देश में किसका शासन था? आपको तो पता ही है, अंग्रेजों का शासन था, ठीक। तो ये मैसेज हमारे देश में भी आया और हमारे देश में भी लोग सजग हुए और अंग्रेजों से अपने आप को स्वतंत्र होने के लिए आंदोलन करने लगे। यहाँ पे देखिए मैसूर का शासक टीपू सुल्तान स्वयं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी प्रभावित था, ठीक। यानी फ्रांस की क्रांति जब हुआ था 1789 में तो उसमें मैसूर का शासक कौन था? टीपू सुल्तान था। और वह काफ़ी प्रभावित हुआ था वहाँ की क्रांति से, ठीक। और प्रभावित होने के बाद टीपू सुल्तान ने भी जैकोबिन क्लब की स्थापना करवाई थी और उसका खुद सदस्य भी बना था। और श्रीरंगपट्टनम में ही स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष भी लगवाया था। आप देख सकते हैं आपका यह जो भारत का मानचित्र है, ठीक है। इस भारत के मानचित्र में देखिए यहाँ पे कर्नाटक राज्य है, ठीक। और यहीं पे पहले मैसूर का शासन था, ठीक है। और इसी मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान जो 1789 के फ्रांस की क्रांति से काफ़ी प्रभावित हुआ था। तो इस तरह से यूरोप के जो फ्रांस देश में सबसे पहले जो आंदोलन हुआ, ठीक है, उसका मैसेज यूरोप के बाकी देशों में गया और यूरोप के बाकी देश भी दूसरे देशों से स्वतंत्र होने लगे, ठीक। और जब यूरोप के देश स्वतंत्र होने लगे तो ये मैसेज पूरे विश्व में गया और धीरे धीरे बाकी सभी देश भी स्वतंत्र होने के लिए अपने देश के शासकों के प्रति आंदोलन करने लगे। जैसे उस समय हमारे देश में भी अंग्रेजों का शासन था, आपको तो पता ही है, ठीक। तो अंग्रेजों के शासन से मुक्ति पाने के लिए हमारे यहाँ भी आंदोलन शुरू हो गए, उस आंदोलनों को देखकर, यूरोप के आंदोलनों को देखकर, ठीक है। तो इसी के साथ आपका यह अध्याय खत्म हो गया। इसके बाद देखिए अभ्यास प्रश्न है, आप देख सकते हैं इसमें कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। उसके बाद फिर इधर देखिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स से भरने वाले हैं, इधर देखिए मिलान करने वाला है और इधर लघु उत्तरीय और इधर फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। तो हम इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे, आप मेरे साथ बस अंत तक बने रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए हमारा पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें 4 ऑप्शन है, किसी एक को आपको सही करना है। पहला प्रश्न कह रहा है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यह दोनों देश जो है यह यूरोप महादेश में आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो संपूर्ण विश्व है वह कुल मिलाकर 7 महादेशों में बटा हुआ है। देखिए आपका यहाँ एशिया है जिसके अंतर्गत आपका देश आता है भारत, यहाँ यूरोप है, यहाँ अफ्रीका है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ उत्तरी अमेरिका और यहाँ दक्षिणी अमेरिका और सबसे नीचे है अंटार्कटिका, ठीक है। और आपका जो जर्मनी और इटली है वो इसी यूरोप में, देखिए इटली यहाँ पे है और इसी के जस्ट ऊपर में है यहाँ पे जर्मनी। इटली का राजधानी रोम है और जर्मनी का राजधानी बर्लिन है। तो इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में है? यूरोप में है, ठीक। अगला प्रश्न है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ठीक। तो इसका आंसर होगा बुर्बो राजवंश, ठीक है। बुर्बो राजवंश दोबारा से आ गया था। सबसे पहले तो समझिए वियना कांग्रेस क्या है, तो यह 1815 ईस्वी में हुआ था। असल में जब वाटरलू का युद्ध हुआ था तो फ्रांस का नेपोलियन एक तरफ था और रूस, ब्रिटेन, प्रसा, ऑस्ट्रिया सब एक तरफ था और सब मित्र देशों ने मिलकर इसको हरा दिया फ्रांस के नेपोलियन को और नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया, ठीक है। उसी के बाद वियना कांग्रेस हुआ था 1815 में, जिसमें फ्रांस में दोबारा से बुर्बो राजवंश का स्थापना हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो सबसे पहले तो यह समझिए कि यह मेजनी कहाँ का था, तो इटली का था, ठीक। और इसका संबंध था कार्बोनरी संगठन से, ठीक है। इसका काम था, उद्देश्य था राष्ट्रवादी लक्ष्य को प्राप्त करना, इटली को एक राष्ट्र बनाना। चलिए अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो देखिए इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में मेन था यह ऑस्ट्रिया,
ठीक है। यह ऑस्ट्रिया के पास ही जर्मनी और इटली का बहुत सारा क्षेत्र था, ठीक है। और यह दोनों देश इसी देश से परेशान था, ऑस्ट्रिया से, और ऑस्ट्रिया चाहता नहीं था कि इस दोनों का एकीकरण हो, ठीक। चलिए, तो अगला प्रश्न है 5 नंबर, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो सबसे पहले तो यह समझिए कि यह विक्टर इमैनुअल सार्डिनिया पीडमोंट का शासक था, राजा था, ठीक है। और इसने पूरे इटली को एक करने के लिए काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बनाया था अपने सार्डिनिया पीडमोंट का, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? सबसे पहले तो यह समझिए गेरिबाल्डी का संबंध भी इटली से ही है, ठीक है। और वह पेशे से नाविक था जिसने इटली के एकीकरण में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। चलिए, अगला प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा ख, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। यह नेपोलियन बोनापार्ट जो था फ्रांस का शासक था और पूरे जर्मनी के क्षेत्रों को जीतकर जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था, जो बाद में धीरे धीरे जर्मनी बन गया। चलिए, हम चलते हैं अगले पेज पे। चलिए, तो आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर, जालवेरिन एक संस्था थी, ठीक है। किस चीज़ की संस्था थी? तो यह व्यापारियों की संस्था थी, ठीक है। और यह इसका संबंध किस देश से है? तो जर्मनी देश से है, ठीक। 9 नंबर है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था, ठीक है। यह जो बिस्मार्क था यह जर्मनी के एकीकरण में बहुत बड़ा सहयोग किया था, ठीक। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी, ठीक है, 10 मई 1871 को। असल में जर्मनी और फ्रांस के बीच में सेडोन का युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें फ्रांस की सेना बुरी तरह से हार गई थी और जर्मनी जीत गया था, ठीक। और उसी के बाद फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 10 मई 1871 को, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो देखिए, इसका आंसर होगा यूनान। देखिए, यह यूनान भी यूरोप का ही एक देश था जहाँ का कला और चिकित्सा विज्ञान काफ़ी प्रसिद्ध था, और इस देश के ज्ञान विज्ञान से प्रेरणा लेकर बाकी यूरोप के सारे देश आगे बढ़ रहे थे, और यह यूनान जो है यह पीछे छूट रहा था, यह तुर्की के अधीन आ गया था। और इस यूनान देश का आज का नाम है ग्रीस। जो यूनान है यूरोप में, इस देश का आज का जो नाम है यह ग्रीस है, ठीक है। और इसका राजधानी एथेंस है। मैंने एथेंस बता दिया है और राजधानी का नाम ग्रीस, जबकि वैसा नहीं है। देश का नाम ग्रीस है और ग्रीस की जो राजधानी है वह एथेंस है, ठीक है। और इसी ग्रीस देश का पुराना नाम यूनान था, तो प्लीज़ आप वहाँ से करेक्ट कर लेंगे, ठीक। चलिए, चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला जो प्रश्न है वह है 1829 ईस्वी की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो देखिए, 1829 में एड्रियानोपोल की संधि तुर्की और यूनान के बीच में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ तुर्की भी ऑप्शन में दे दिया है और यूनान भी दे दिया है, ठीक। असल में आप अभी तो समझे हैं कि यूनान पर किस देश का आधिपत्य था? तो तुर्की का आधिपत्य था, ठीक। और उसी दोनों देश के बीच में लड़ाई हुआ था 1829 में, और तुर्की और यूनान के बीच एड्रियानोपोल की संधि हुई थी। इसमें तुर्की बुरी तरह से पराजित हो गया था, ठीक है। और अंततः 1832 में यूनान जो है वह एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया, ठीक। चलिए, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए, पहला प्रश्न है इसमें कि डैश के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था। देखिए, इसमें सेडोन भराएगा, ठीक है। सेडोन का जो युद्ध था वह फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ था, जिसमें उस समय जो महाशक्ति था फ्रांस, उसका पतन हुआ था और दूसरी यूरोपीय शक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था, ठीक है, सेडोन के युद्ध के बाद। अगला प्रश्न है आपका, सेडोवा का युद्ध डैश और डैश के बीच हुआ था। देखिए, यह जो युद्ध हुआ था यह जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच में हुआ था, ठीक है। सेडोवा का युद्ध 1866 में, ठीक, जिसमें ऑस्ट्रिया की हार हुई थी और जर्मनी जीत गया था। अगला प्रश्न है, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने डैश युग का भी अंत कर दिया। तो इसका उत्तर होगा मेटरनिक युग का अंत कर दिया। असल में देखिए, 1815 में वियना कांग्रेस हुई थी, उससे पहले नेपोलियन का युग था, ठीक है। फ्रांस का जो शासक था नेपोलियन वह काफ़ी शक्तिशाली था और यूरोप के सारे देशों को जीतते जा रहा था। लेकिन 1815 में जब वाटरलू का युद्ध हुआ तो ऑस्ट्रिया का जो शासक था यह मेटरनिक, इसी का ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। उसने और बाकी बहुत सारे देश जैसे ब्रिटेन, रूस और प्रसा, ये सब मिलकर नेपोलियन को हरा दिया, ठीक। और उसी को हराने के बाद वियना की संधि हुई थी। तो उसके बाद चूंकि मेटरनिक जो था यह ऑस्ट्रिया का शासक था और इसका इंपॉर्टेंट रोल था, तो उसके बाद अब मेटरनिक युग आ गया, ठीक। उसके बाद अब ऑस्ट्रिया वहाँ का शक्तिशाली देश हो गया ऑस्ट्रिया, और इसने बाकी क्षेत्रों पर कब्जा करने लगा। लेकिन 1848 ईस्वी की जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उसमें मेटरनिक का भी अंत हो गया। वही कह रहा है यहाँ पे कि मेटरनिक युग का भी अंत हो गया। चलिए, आपका अगला प्रश्न है कि वेटिकन सिटी के राजमहल जहाँ डैश रहते थे जो इटली के डैश से बचा रहा। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको बहुत सारा चीज़ें भी सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो इसका उत्तर देखिए कि वेटिकन सिटी के राजमहल जहाँ पोप रहते थे, कौन रहते थे? पोप, जो ईसाई लोगों के धर्मगुरु होते थे, ठीक, जो इटली के नियंत्रण से बचा रहा। इस पर इटली का नियंत्रण नहीं हुआ। आज के डेट में यह जो वेटिकन सिटी है यह दुनिया का सबसे छोटा देश है, और यह जो वेटिकन सिटी है यह इटली देश का जो राजधानी है रोम, ठीक है, उसी रोम शहर के एक छोटे से जगह पे है, और यह एक अलग देश है, ठीक। असल में जब इटली का फाइनल एकीकरण हो रहा था तो वहाँ के जो शासक थे विक्टर इमैनुअल, ठीक है, जब इस वेटिकन सिटी पर भी जब गए चढ़ाई करने तो यहाँ के जो पोप थे, पहले तो पोप का ही शासन था पूरे रोम पर, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, वेटिकन सिटी जो राज दरबार का किला था उसी के अंदर क्या किया, सभी को बंद कर लिया। मतलब राजमहल के जितने भी लोग थे उन सभी को इस किले के अंदर बंद कर लिया। और यह जो विक्टर इमैनुअल था वह सोचा कि चलो छोड़ो, हटाओ, जाने तो छोड़ दिया इस वेटिकन सिटी को, बाकी पूरे इटली का एकीकरण कर दिया, ठीक है। तभी से यह जो वेटिकन सिटी है यह एक अलग देश ही रह गया जो इटली के नियंत्रण से बचा रहा है। इटली पर इसका नियंत्रण आज भी नहीं है, ठीक है, और यह एक अलग देश है, दुनिया का सबसे छोटा देश है। इसका क्षेत्रफल मुश्किल से 44 हेक्टेयर है, जो आज के डेट में बहुत सारे लोगों के पास उतना उससे ज़्यादा खेत होता है, ठीक है। और इसका जनसंख्या मात्र 825 है 2019 के अनुसार,
ठीक, तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा यह वेटिकन सिटी का रोचक कहानी। चलिए अगला है 5 नंबर, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बावेरिया के शासक डैश को वहाँ का राजा घोषित किया गया। तो इसका उत्तर होगा ऑटो। ठीक है, बावेरिया का शासक था ऑटो, वही वहाँ का राजा बन गया। कहाँ का? यूनान का। इसका आज का नाम क्या है? ग्रीस, और इसका राजधानी है एथेंस। ठीक है, अगला है 6 नंबर की हंगरी की राजधानी डैश है। तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स भी क्लियर हो गया आपका। चलिए अगला जो प्रश्न है इसमें आपको निम्नलिखित समूहों का मिलान करना है, समूह अ को समूह ब से। पहला है मेजनी। ठीक है, तो यह जो मेजनी था यह राजनीतिज्ञ था। ठीक है, इसको ग से मिला देंगे। हिगेल एक दार्शनिक था यूरोप का। ठीक, बिस्मार्क जो था यह जर्मनी का चांसलर था, और विक्टर इमेनुअल इटली का शासक था। ठीक, चलते हैं अगले मिलान करने वाले प्रश्न की तरफ। इसमें पहला है वियना सम्मेलन। तो वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। ठीक, दूसरा है मेटरनिख का पतन। तो मेटरनिख का पतन जो है यह 1848 में फ्रांसीसी क्रांति के समय हुआ था। ठीक, मेटरनिख ऑस्ट्रिया का शासक था। अगला है इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण फाइनली एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था, और सेडाउन का युद्ध फ्रांस और जर्मनी के बीच 1870 में लड़ा गया था। ठीक, चलिए आपका अगला प्रश्न है, इसमें ही मिलान करना है। इसमें पहला जो यह कोसुत है यह हंगरी का राष्ट्रवादी नेता था। ठीक, अगला है इंडियानोपोल की संधि। तो इंडियानोपोल की संधि जो है यह तुर्की और यूनान के बीच में हुआ था 1829 में। ठीक है, जिसमें यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। यूनान कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1832 में स्वतंत्र हो गया था, और पोलैंड में आंदोलन हुआ था 1863 में। चलिए तो ये आपका क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं, देखिए यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है, ज़्यादा नहीं 4 प्रश्न है। ठीक, पहला है राष्ट्रवाद क्या है? तो आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। यह आधुनिक विश्व की राजनैतिक जागृति का प्रतिफल है। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, मेजनी कौन था? ठीक है, तो मेजनी एक साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और एक योग्य सेनापति था। सन 1831 में उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की थी तथा इटली के निर्माण में, एकीकरण में महत्वपूर्ण भाग लिया था। ठीक, आपका अगला प्रश्न 3 नंबर कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? तो देखिए जर्मनी के एकीकरण की मुख्य बाधा यह थी कि वह लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बिखरा हुआ था तथा जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का भी अभाव था। ठीक, अगला है मेटरनिख युग क्या है? तो देखिए वाटरलू के युद्ध में फ्रांस के महान शासक नेपोलियन को हराने के बाद मुख्य भूमिका निभाने वाले ऑस्ट्रिया के शासक मेटरनिख ने नेपोलियन युग का अंत कर मेटरनिख युग की शुरुआत की, जिसने पूरे यूरोप पर अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक, तो यहाँ पे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न भी खत्म हो गया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ भी लघु उत्तरीय प्रश्न ही है, लेकिन लगभग 60 शब्दों में आपको उत्तर देना है। तो देखिए आपका पहला प्रश्न है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के निम्न कारण थे। पहला बिंदु है कि लुई फिलिप एक बहुत अति महत्वाकांक्षी शासक था। अगला बिंदु है कि उसने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति अपनाई तथा कट्टर प्रतिक्रियावादी गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। ठीक, तीसरे बिंदु में लिखेंगे गीजो किसी भी तरह से वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था, और लुई फिलिप के पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम भी नहीं था। ठीक, उसके शासनकाल में देश में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त होने लगी थी। ठीक, तो यही सब कारण है 1848 की क्रांति का। आपका अगला प्रश्न है कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? देखिए इटली तथा जर्मनी के एकीकरण के रास्ते में मुख्य राह का रोड़ा ऑस्ट्रिया ही था। जर्मनी का होलेस्टीन तथा इटली का लोम्बार्डी और वेनेशिया का क्षेत्र ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में था। जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क तथा इटली के शासक विक्टर इमेनुअल के बीच एक संधि हुई, जिसके अनुसार ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध में इटली को ऑस्ट्रिया के नियंत्रण वाले क्षेत्रों पर आक्रमण करना था। अंततः सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया दोनों तरफ से युद्ध में फंसकर बुरी तरह से पराजित हो गया, और दोनों देशों के क्षेत्रों से ऑस्ट्रियाई प्रभाव भी समाप्त हो गया। ठीक, अगला प्रश्न है 3 नंबर कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे कि देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट निम्न तरह से सहायक हुआ। आप इसको बिंदुवार लिखेंगे। पहला बिंदु लिखेंगे कि सबसे पहले तो फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात्य वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। दूसरा बिंदु में लिखेंगे नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया। ठीक, तीसरे बिंदु में लिखेंगे कि नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध पूरे यूरोप में देशभक्ति का विक्षोभ भी जागा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। तो गैरिबाल्डी के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि वह एक पेशे से एक नाविक था। उन्होंने स्वयं सेवकों की सशस्त्र सेना बनाई थी तथा दक्षिणी इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण कर वहां के तत्कालीन बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन को उन क्षेत्रों से आजाद कर गणतंत्र की स्थापना की। ठीक, दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्रों को बिना किसी संधि के गैरिबाल्डी ने इटली के शासक विक्टर इमेनुअल को सौंप दिए तथा वहां के शासक बनने का प्रस्ताव भी अस्वीकार कर दिया। अंत में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति भी राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने लगा। ठीक, आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? तो देखिए इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, क्योंकि विलियम जर्मनी के प्रमुख राज्य प्रसा का शासक था तथा राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था। उसके सुधारों के फलस्वरूप जर्मनी में औद्योगिक क्रांति की हवा तेज हो गई। साथ ही आधारभूत संरचनाओं में भी काफी सुधार हुए, जिससे जर्मन राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधने के प्रयास तेज हुए। ठीक, इसके बाद लिखेंगे विलियम ने ही एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया, जिसके नीतियों के तथा कार्यों के बल पर जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। ठीक,
अब चलिए, अब हमारा जो अगला प्रश्न है वह है दीर्घ उत्तरीय, जिसमें लगभग 150 शब्दों में आपको उत्तर देना है। ठीक है, पहला है इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूल और गैरीबाल्डी के योगदानों को बतावें। मतलब इटली का जो एकीकरण हुआ उसमें इन तीनों का क्या सहयोग था, आपको उसको चर्चा करना है। तो देखिए, इटली के एकीकरण में इन तीनों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, तो हम इन तीनों के बारे में बिंदुवार लिखेंगे। सबसे पहले आप मेजनी के बारे में लिखेंगे कि मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति थे। वे फ्रांस की राजक्रांति से बहुत प्रभावित थे तथा इटली के राष्ट्रीय एकीकरण के समर्थक थे। ठीक, सन 1831 में उन्होंने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की थी, जिसने नए इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया। ठीक है, अब काउंट काबूल के बारे में आप लिखेंगे कि काउंट काबूल सार्डिनिया पिरमौन के प्रधानमंत्री थे, जो एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी थे। वे इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानते थे, जिसे पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती की थी। ठीक, अंततः फ्रांस के सहयोग से काउंट काबूल के नेतृत्व में एक बड़े राज्य के रूप में इटली सामने आया और 1860 से 61 तक काबूल ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली की सभी रियासतों को मिला लिया था। अब इसके बाद गैरीबाल्डी के संबंध में लिखेंगे कि गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक था। उसने अपने नेतृत्व में लाल कुर्ती दल नामक सेना का संगठन किया, जिसके सहयोग से उसने दक्षिणी इटली, सिसिली और नेपल्स को बुर्बो राजवंश से स्वतंत्र कर दिया। गैरीबाल्डी ने दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्र को बिना किसी संधि के इटली के शासक विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। और अंत बिंदु में लिखेंगे कि गैरीबाल्डी ने अंत में अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने लगा। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए, दीर्घ उत्तरीय में आपका अगला 2 नंबर प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका निम्न थी। आप बिंदुवार लिखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहला बिंदु है कि प्रशा के शासक विलियम फेडरिक ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। उनका पूरा नाम ऑटो वॉन बिस्मार्क था, जिसने रक्त और लौह की नीति अपनाई। इनका मानना था कि सैन्य शक्तियों से ही जर्मनी का एकीकरण संभव है और अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी। बिस्मार्क ने अपनी नीतियों से सेल्सविग और होल्स्टीन को डेनमार्क से सैन्य बल पर छुड़ाया। इसके बाद ऑस्ट्रिया के नियंत्रण वाले क्षेत्रों को प्राप्त करने के लिए बिस्मार्क ने फ्रांस और इटली से समझौता करके ऑस्ट्रिया को 1866 के सेडोवा के युद्ध में पराजित कर दिया। इसके बाद फ्रांस के कब्जे वाले क्षेत्रों को प्राप्त करने के लिए बिस्मार्क ने 19 जून 1870 को शुरू सेडोन की लड़ाई में फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया। अंततः 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा दोनों राष्ट्रों के बीच शांति स्थापित हुई और अंततः जर्मनी 1871 तक एक महान महाशक्ति तथा एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप के राजनीतिक मानचित्र पर में स्थान पाया। ठीक, आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर दीर्घ उत्तरीय में कि राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभाव की चर्चा करें। देखिए, कारण और प्रभाव दोनों पे चर्चा करना है, तो यहाँ पे कारण है और यहाँ पे प्रभाव है। तो कारण में आप लिखेंगे कि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का बीजारोपण पुनर्जागरण काल से ही हो चुका था, परंतु 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से उन्नत रूप में प्रकट हुई। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्य को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। नेपोलियन की नीतियों के कारण ही फ्रांसीसी प्रभुत्व और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्ति की लहर जागी। और प्रभाव में आप लिखेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से वहाँ कई बड़े एवं छोटे राष्ट्रों का एकीकरण हुआ तथा उदय हुआ। राष्ट्रवाद के इस प्रादुर्भाव ने यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को जागरूक बनाया, जिसके कारण अफ्रीकी एवं एशियाई उपनिवेशों में विदेशी सत्ता के खिलाफ मुक्ति के लिए राष्ट्रीयता की लहर जागी या उपजी। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान स्वयं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी प्रभावित था। उसने श्रीरंगपट्टनम में ही स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष भी लगवाया था। अगला प्रश्न है 4 नंबर, जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे। यह फ्रांस का क्रांति के बारे में पूछ रहा है, 1830 में जो क्रांति हुआ था उसी के बारे में। तो आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं कि चार्ल्स एक्स फ्रांस का एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। उसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। उसने प्रतिक्रियावादी पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया, जिसने पूर्व में लुई 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेष अधिकारों से विभूषित करने का प्रयास किया। फिर इसके बाद क्या करता है, 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास भी किया। इन अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून 1830 से गृह युद्ध आरंभ हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। परिणामतः चार्ल्स एक्स राजगद्दी त्याग कर पलायन कर गया और इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो राजवंश के शासन का अंत हो गया। ठीक, आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दें। तो यूनान में जो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुआ था उसके बारे में आपको इसमें बताना है, तो आप इसको बिंदुवार लिख सकते हैं। देखिए, पहले बिंदु में लिखें कि यूनान यूरोप का एक देश है जिसे हम आज ग्रीस के नाम से जानते हैं और इसका राजधानी कहाँ है, एथेंस है। ठीक, यूनानी विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान इत्यादि से प्रेरणा लेकर पूरे यूरोपीय देश अपनी तरक्की कर रहे थे, परंतु यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था। यूनान के लोगों ने हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना की, जिसका उद्देश्य तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित कर उसे स्वतंत्र बनाना था। ठीक है, अगला है कि 1821 में अलेक्जेंडर चिप्सिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हुआ और इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस के समर्थन से यूनानियों ने तुर्की के खिलाफ युद्ध किया, जिसमें तुर्की सेना बुरी तरह पराजित हुई और 1829 में एड्रियानोपोल की संधि हुई। अंतिम बिंदु है कि फलतः 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया और बेवेरिया के शासक ऑटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो यह था यूनान का स्वतंत्रता आंदोलन। चलिए, तो इस तरह से आपने इन सभी दीर्घ उत्तरीय